हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव में भी हमने विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली थी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ए और बी जो ये है, ए और बी एक विद्युत द्विध्रुव है और ए पर प्लस क्यू और बी पर माइनस क्यू है। ये तो हमें पता ही विद्युत द्विध्रुव में होते हैं। इससे हमें निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति का अर्थ है ये है कि अगर ये आपके पास विद्युत द्विध्रुव है तो इसके लंबवत किसी भी पॉइंट पर आर दूरी पर हमें निकालना है। तो हमें बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि बिंदु पी की जो दूरी है ओ से आर है और विद्युत द्विध्रुव की दूरी एल 2L होती है। तो प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ वो है E1 और जो माइनस क्यू के कारण है, माइनस क्यू की ओर होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। तो ये जो मान लेते हैं कि ये वाला एंगल यहाँ पर ये विद्युत द्विध्रुव के साथ कितना बना रही है E1 थीटा और ये E2 कितना बना रही है थीटा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा थीटा और ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा थीटा, एकांतर कोण और ये संगत कोण। तो पूरा एंगल कितना है 2 थीटा। अब इसकी थ्योरी की बात करें, इसमें लिखा है विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है। ए पर माइनस क्यू आवेश रखा है, बी पर प्लस क्यू आवेश रखा है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी ये 2a ना होकर 2L है। कितनी है 2L। ये कितनी है 2L, इसे आप L माने। द्विध्रुव आघूर्ण के बिंदु O से R दूरी पर निरक्ष पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब यही है थ्योरी। तो जो अभी अभी बताया कि ये विद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर आप इस चित्र में देखें, क्योंकि ये जो दूरी है ये L है और ये R है, अगर एक इसे अलग से बना लें, ये L और ये R, तो PGT से, पाइथागोरस प्रमेय से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा ये। तो इसलिए ये जो AP और BP हैं दोनों समान होंगी। ये लिखे हैं AP और BP कितने लिखे हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में। अभी आपको याद होगा कि एक बिंदु के कारण जो, अगर एक बिंदु आवेश है और इससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, उसका फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस। अगर प्लस Q के कारण देखें P पर तो दूरी ये वाली यूज होगी इस R की जगह, और अगर माइनस Q की जगह देखें तो दूरी कौन सी यूज होगी BP। और ये जो AP है वो E1 जो है AP की दिशा में है और जो E2 है वो BP की दिशा में है। तो ये वाले फॉर्मूले प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखें तो 1/, E1 जो लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ डिस्टेंस कितनी है ये वाली डिस्टेंस है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ से अंडर रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो फाइनली अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि ये बचेगा केवल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और इसी तरह ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा E2 जो होगा आपका वो भी यही होगा। ध्यान दें E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अंडर रूट इसलिए हटा क्योंकि स्क्वायर हो गया था AP की दिशा में। ऐसे ही
माइनस क्यू के कारण बीपी की दिशा में। तो E1 और E2 आपको समझ आ गए होंगे किस फॉर्मूले से लिखे गए हैं। अभी E1 को देखें और E2 को देखें। E1 और E2 हमारे दोनों समान है। कक्षा 11 में आपने पढ़ा था कि दो सदिश अगर हैं, अगर दो सदिश हैं, उनका जो परिणामी है, मान लो ये E2 है यहाँ और ये E1 है, तो इनका जो परिणामी है वो कैसे निकालते हैं? दो सदिशों का जो परिणामी निकालते हैं उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था। दो सदिश मान लो R जो निकालते थे, चतुर्भुज नियम P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस थीटा, और ये अंडर रूट में आता था पूरा। थीटा जो होता था ये P और Q के बीच का कोण। अभी यहाँ PQ जो है E1 और E2 है, यहाँ PQ क्या है? E1 और E2। तो अगर हम इसके लिए देखें तो E1 और E2 के लिए परिणामी जो होगा E जो होगा E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर 2E1 E2 cos 2 थीटा होगा। ये बात यहाँ 2 थीटा इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों के बीच एंगल जो था हमारा 2 थीटा था। ये वाला एंगल कितना था? 2 थीटा, क्योंकि ये थीटा था तो ये भी थीटा, ये थीटा था तो ये भी थीटा। क्योंकि E1 और E2 बराबर, तो E1 की जगह पर E1 E2 और 2E1 E2 cos 2 थीटा, तो E1 E2 की जगह पर हमने E1 लिख लिया यहाँ। ये E1 और E1 2E1 और ये 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। देख रहे होंगे यहाँ 2E1 है, यहाँ 2E1 है, ये 2E1 कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। कॉमन लें अगर तो 2E1 स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा, ये कॉमन आएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा। E1 स्क्वायर है तो E1 2 अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा। देखो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना पड़ेगा, और शायद आपको 11th में बताया भी गया होगा। cos 2 थीटा मैथ्स वाले बच्चे ने पढ़ा हुआ है। cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस cos 2 थीटा की जगह आपने लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4। इस 2 को बाहर लिखेंगे तो 2E1 cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से ये भी बाहर आएगा cos थीटा, ये कुछ नहीं है, इसे छोड़ दें आप। तो E बराबर ये है, अगर इसे देखा जाए तो ये इसका सदिश फॉर्म लिखी हुई है, यानी कि वेक्टर फॉर्म है, इसे रहने दें, अभी इसका हम नहीं करते। तो फिलहाल ये आपका यहाँ पर दोनों नोट नहीं करने, आपने सिंपल लिखे, आप बिना सदिश फॉर्म के, यानी कि सदिश रूप में नहीं लिखना है। ये अब ध्यान देंगे, ये कोस थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। अब कोस थीटा के लिए हम वापस चित्र में चलते हैं अपने। अगर चित्र को देखें आप, इस ट्रायंगल में, यानी कि POA या POB में, ध्यान दें कोस थीटा क्या हुआ करता था? कोस थीटा होता था त्रिभुज OPQ में कोस थीटा। कोस थीटा होता था हमारा आधार बटे कर्ण। आधार हमारा होता था, ये है आधार, और कर्ण हमारा है ये, तो ये हो जाएगा L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर हम cos थीटा का वैल्यू पुट करते हैं। cos थीटा का वैल्यू
एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और चूंकि यहाँ इस पूरे की पावर 1 है और यहाँ ये अंडर रूट है 1 प्लस 1/2, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3/2। यदि L बहुत छोटा है, L तो सूक्ष्म ही है क्योंकि L जो है विद्युत द्विध्रुव के मध्य से दूरी है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है बहुत सूक्ष्म होता है, या फिर कह सकते हैं कि वो नग्न आंख से नहीं देखा जा सकता। तो L बहुत छोटा है आपका, L बहुत छोटा है तो L को हम छोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, L छूट गया तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आर क्यूब। और Q इंटू 2L, जो यहाँ Q इंटू 2L था, ये इसकी जगह पर हमने क्या रखा, P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या रखा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये रहा P बराबर Q इंटू 2L, यहाँ P रखा तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा तो 3 बचेगा। अगर K का वैल्यू वायु या निर्वात रखें, यानी कि वायु या निर्वात में करें, तो वायु या निर्वात के लिए K का वैल्यू, परावैद्युतांक का वैल्यू 1 होता है। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 P/r³ न्यूटन पर कूलाम, जो E की दिशा है द्विध्रुव की अक्ष के समांतर होते हैं, धनावेश से ऋणावेश की ओर।